नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ क्लास 10th की साइंस से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो मैंने इसके न्यूमेरिकल्स पहले ही करा दिए हैं और आज मैं इसके कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले अगर हम कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल हमें अच्छे से नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरा चैप्टर आज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, आगे का नेक्स्ट पार्ट अगली सेशन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश, भाई प्रकाश है क्या, लाइट है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, जब हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों तो वहाँ पर हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और जैसे ही हम वहाँ पर लाइट ऑन करते हैं या फिर उजाला जैसे ही रूम में आता है तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, परंतु जब मोमबत्ती या बिजली का बल्ब आदि जलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में जो मोमबत्ती की ज्वाला बल्ब के तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तुओं पर गिरती हैं तथा वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो इस विकिरण को, जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी आंखों को संवेदित करता है, हमारी आंखों को वस्तुएं दिखाने में सहायता करता है, उन्हीं विकिरणों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, ये बात तो सत्य है कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। वास्तव में प्रकाश क्या है, एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के लिए होती है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश की जो निर्वात में चाल, यानी कि प्रकाश को गमन करने के लिए, चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे कि निर्वात है, वहाँ पर कोई कैसा भी माध्यम नहीं होता। अब निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है। और पदार्थिक माध्यम मतलब जैसे कि जल हो गया, वायु हो गई, कांच हुआ, ये सब जो पारदर्शी माध्यम होते हैं, इनमें पदार्थ की जो चाल है वो निर्वात से कम होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई परावर्तन है क्या? हम पढ़ रहे हैं जब से प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन है क्या? परावर्तन कोई चिकनी सतह हो या कोई पॉलिशदार सतह हो या फिर कोई कांच हो, कांच का टुकड़ा, जैसे कि हम कोई कांच का एक टुकड़ा ले लें और एक साइड उसके कोई पेंट कर दें, कलई कर दें, ठीक है, तो वो एकदम चमकता हुआ और एक बिल्कुल परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। परावर्तक पृष्ठ क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जैसे ही प्रकाश आकर के उस पृष्ठ पर पड़ेगा, वहाँ पे पड़ते ही उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाएगा जिस माध्यम से आया है। तो यानी कि इस लौटने की प्रक्रिया को ही हम परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक दर्पण यानी कि मिरर, ठीक है, और ये नीचे की साइड इसमें कलई हुई है और ऊपर एक ये शाइनी सरफेस है, चिकनी परत है। तो ये जो किरण इस पे आ रही है, आती हुई हमें दिख रही है, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि आती हुई किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और ये इस बिंदु पे टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से आई थी। तो इसको जो ये लौटी है, लौटते हुए इसने क्या किया, परावर्तन किया है यहाँ से, इसीलिए ये जो लौटती हुई किरण है इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। और इस पॉइंट के बीच में हम एक खींचते हैं अविलंब, ठीक है, अविलंब।
और अविलंब से ये जो आपतित किरण है यहाँ पर जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और अविलंब से परावर्तित किरण जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो इसके नियम होते हैं, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के केवल 2 ही नियम होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण आपतित किरण, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे आके ये टकराई है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। पर अविलंब, आपतन बिंदु पर ये वाला अविलंब, तथा परावर्तित किरण यानी कि ये वाली परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में हैं। और दूसरा है तो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो परावर्तन कोण है हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। जैसे मान के चलिए परावर्तन कोण हमें दे रखा है 20 डिग्री, तो आपतन कोण भी हमारा 20 डिग्री ही होगा। अगर हमें परावर्तन कोण 100 डिग्री दे रखा है या 90 डिग्री दे रखा है, जितना भी XYZ कितना भी डिग्री दे रखा हो उतना ही हमारा आपतन कोण होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है रियल इमेज, तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी कि कोई दर्पण रखा हुआ है या कोई भी शाइनी सरफेस है, प्रकाश आया, प्रकाश किरण आई और उस पर टकरा के फिर वापस लौट के किसी बिंदु पर जाके मिली, वास्तव में अगर मिली हैं तो इसे कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जहाँ पर प्रकाश की किरणें आईं और आकर के फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई लेकिन कहीं भी टकराई नहीं है। तो दर्पण के पीछे की साइड हमें ऐसा आभास होता है, दर्पण के पीछे की साइड अगर हम उन्हें मिला के देखें तो ऐसा आभास हो रहा है कि वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, आभास हो रहा है। मतलब प्रतिबिंब का, इमेज का बनने का अगर आभास होगा तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे उसे। चलिए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के ठीक पीछे लंबवत होता है और उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। जैसे कि दर्पण के सामने अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो हम देखेंगे कि दर्पण के पीछे हमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। और अगर जैसे ही हम दर्पण के सामने पीछे की ओर हटते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी पीछे की ओर हटेगा। और अगर हम दर्पण के आगे और आगे की ओर चलते आते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारे आगे की ओर चलेगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर दर्पण से वस्तु की दूरी को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से बढ़ेगी, और अगर हम वस्तु की दूरी को घटाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी घटेगी। बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार। यानी कि अगर समतल दर्पण के द्वारा कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यानी साइज कैसा होगा। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो समतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। पार्श्व उत्क्रमण क्या कहते हैं, जैसे लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। तो अगर आपने देखा हो कभी, तो हम जब घर के मिरर के सामने होते हैं, घर में कोई मिरर हो समतल दर्पण, तो उसके सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो अगर हम अपना लेफ्ट उठाएंगे तो उस मिरर में वो राइट उठा दिखाई देगा, और अगर हम वहाँ पर अपना राइट देखेंगे अपना तो वहाँ मिरर में हमें कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। देखिए जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां दिखाई पड़ता है। तो आगे देखते हैं, यानी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसी समतल दर्पण में, तो मनुष्य की जितनी ऊंचाई है उसका आधा समतल दर्पण होना चाहिए। मनुष्य की ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कि मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, दर्पण की कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन क्या होता है? देखिए, विसरित परावर्तन जैसे कि चलिए देखते हैं। यहाँ जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इससे कोई किरण आई, ऐसे चली गई, इससे कोई आई, ऐसे चली गई, इससे आई, ऐसे चली गई। इसी को हम कहते हैं विसरित परावर्तन। देखिए, खुरदरी सतह से किसी भी खुरदरे पृष्ठ से विभिन्न बिंदुओं पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर चारों ओर बिखर जाती हैं। तो खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। अब दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या क्या है? तो दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, हम वस्तुओं को विसरित प्रकाश से ही देखते हैं। हम जितनी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं वो सब विसरित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। दिन में कमरे की दीवारें, किताब, मेज, कुर्सी, फूल इत्यादि सभी वस्तुएं सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करके हमारी आंखों में भेजती हैं तथा हमें दिखाई देती हैं। अब इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, यानी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, कैसा प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, सब पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो, अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, तो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। वस्तु का बायां भाग दायां भाग प्रतीत होता है तथा दायां भाग बायां प्रतीत होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, यानी कि दर्पण की ऊंचाई बराबर 1/2 व्यक्ति की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट, और अब पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो पहले तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, यानी कि किसी भी कांच के खोखले गोले को अगर हम बीच से काट दें तो उसका जो काटा गया जो भाग है, कटा हुआ जो भाग है, वही गोलीय दर्पण होगा। अच्छा, इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो दूसरा तल जो है वो परावर्तक तल होता है। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है देखते हैं। तो अवतल दर्पण वह है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तन तल कहलाता है। देखिए, मैं इसमें अच्छे से और आपको दिखा देता हूं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है गोलीय दर्पण, तो ये है हमारा अवतल दर्पण, यानी कि ये हमारा किसी एक गोले का कटा हुआ भाग है। अब बाहर की साइड हमने ऊपर की साइड इस पर कलई की गई है, तो इसके ऊपर कलई हो रही है और अंदर की जो साइड है वो चिकनी है, यानी कि ये दबा हुआ भाग है, अंदर वाला भाग है। तो अंदर के भाग से क्या होगा? परावर्तन होगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए। तो और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह भाग, उत्तल दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, देखिए यह है उत्तल दर्पण, यानी कि दबे हुए भाग में हमने कलई की है और उभरा हुआ जो भाग है उससे क्या होगा?
परावर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं देखते हैं। पहला है वक्रता केंद्र। एक बार मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, देखिए ये है हमारे गोलीय दर्पण। तो ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, क्योंकि बाहर की साइड कलई हो रखी है और अंदर का साइड को जो है परावर्तक तल है। तो इस अवतल दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा हम उसे पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष और इस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस, और इस पॉइंट को बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये भाई जो दर्पण है किसी गोले का ही भाग है, और उस गोले के जो गोला होगा उस गोले का कोई तो केंद्र होगा, उसको हम केंद्र बोलते हैं। तो जब ये कटा हुआ भाग है तो ये जो केंद्र है गोले का, इस कटे हुए भाग का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं एक एक से इसकी सबकी डेफिनेशन। तो पहला यहां दे रखा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस गोले के केंद्र को जिसका के दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है, यानी कि जो वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण में तो होता है परावर्तक तल की ओर, तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। आगे है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखिए ये ध्रुव है, इस ध्रुव से और ये जो वक्रता केंद्र है सी, इसके बीच की ये जो दूरी है इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। देखो उस गोले की त्रिज्या जो जिसका के दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ध्रुव। मैंने आपको बताया कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे है मुख्य अक्ष। मैंने ये भी आपको चित्र में समझाया कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि ये देखो, जैसे ये है हमारा दर्पण और इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका ये जो व्यास है ये वाला, इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। ऐसे ही उत्तल दर्पण में होता है, इधर ये व्यास है, इसी को कहेंगे दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट है हमारा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये हमारा अवतल दर्पण है। अब यहाँ से जो भी किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे करके फोकस से जाएंगी। ये देखो ऐसे जा रही है ना फोकस से। अब जिस पॉइंट पर ये आके मिली हैं इसी को हम कहेंगे मुख्य फोकस। अब जैसे कि इधर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, ये देखो, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट जाएंगी, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम इनको अगर पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी उसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। देखिए जैसे कि ये है हमारा ध्रुव और ये है फोकस पॉइंट, इसके बीच की ये वाली ये दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं फोकस तल। तो वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबरूप रहता है, उसी को हम फोकस तल कहते हैं। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। जैसे कि देखो
यहाँ है ये फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक इस पूरी दूरी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो वक्रता त्रिज्या है यानी कि r जो है वो फोकस दूरी की, इस फोकस दूरी की बिल्कुल डबल होती है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2। ठीक है, क्या होता है? F बराबर R/2। चलिए अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं वो केवल 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस तल में। कहाँ बनेगा? फोकस तल में। यानी देखो वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अनंत से कोई दो किरणें आ रही हैं और ऐसे आई फोकस से होके, जब कोई भी किरण फोकस से होकर के आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, समांतर वापस लौट जाएगी। और जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में सीधी वापस लौट जाएगी। तो जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये यहां पर बन रही है तो फोकस पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? देखो, एक तो वास्तव में जब ये दोनों किरणें मिली हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और हमारी जो वस्तु है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे रखी हुई है, और ये जस्ट उसका अपोजिट दिख रहा है यानी कि उल्टा भी है, वह वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, यानी कि जब कभी वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में रखी हो तब क्या होगा? तो एक किरण इससे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के अगर समांतर आएगी तो वो F पर होके जाएगी, फोकस से होकर वापस जाएगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके आएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस जाएगी, और जिस जगह ये काटेंगे तो उसी जगह बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र C के बीच में है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होगा। तीसरी स्थिति क्या है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगी तब उसका दर्पण का जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होगा। चलिए चौथी स्थिति देखते हैं। तो वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवी स्थिति है वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब कभी वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, छठवीं स्थिति क्या है? देखो पांचों स्थितियों में जो अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बने हैं उनमें तो वास्तविक उल्टे बने हैं। ठीक है, लेकिन छठवीं स्थिति एक ऐसी है जिसमें क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच, यानी कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के अगर बीच रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बनते हैं। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच बनता है। अब केवल एक ही स्थिति ऐसी है जब प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हों तो क्या होगा? यानी कि केवल एक स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा, यानी कि एकदम बिंदु साइज का बनेगा जब भी अनंत से किरणें आ रही होंगी तब। ठीक है, और देखिए अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, जितनी भी स्थितियां मैंने आपको पढ़ाई हैं तो यहाँ एक टेबल में दे रखी हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है आगे दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। देखिए ये जो चिन्ह परिपाटी वाला टॉपिक है मैंने आपको करा रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है?
तो दर्पण सूत्र जो हमारा होता है वो होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। यही अवतल दर्पण के लिए होता है और यही सेम उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। तो चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय जो आवर्धन होता है क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है उन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, रेखीय आवर्धन आ जाएगा। देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला, रेखीय आवर्धन m बराबर h'/h। h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h मतलब वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन कर देंगे वस्तु की ऊंचाई, रेखीय आवर्धन आ जाएगा। अगर ये भी हमें नहीं दे रखा है तो हम माइनस लगा करके v/u कर देंगे। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, ठीक है। यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है और बट्टे में कर देंगे वस्तु की दूरी कितनी है, तो रेखीय आवर्धन आ जाएगा। अब दर्पणों की पहचान हम कैसे करते हैं, एक तो दो तरीके से करते हैं, एक तो स्पर्श करके और एक उनका प्रतिबिंब देख करके, ठीक है। स्पर्श करके कैसे करते हैं, इस विधि को छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचानने जाते हैं। इस यानी कि जो स्पर्श करके हम देखते हैं, इस विधि से छोटी छोटी वक्रता त्रिज्या वाले जो दर्पण होते हैं उनको हम पहचानते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक लकड़ी का पैमाना हम दर्पण के ऊपर रखते हैं और सब जगह से अगर दर्पण उसे स्पर्श कर रहा है लकड़ी के पैमाने को, तो वो कैसा है, समतल दर्पण है। अगर दर्पण का बीच का भाग दबा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है, और अगर दर्पण का बीच का भाग स्पर्श कर रहा है और किनारों का भाग उठा हुआ है, ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण है। किनारों पर उठा हुआ है। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि इनके उपयोग क्या क्या हैं। भाई हम जब अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो इनके उपयोग होंगे। तो पहला है, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। यानी कि नाई की दुकान में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग वगैरह ये सब करने के लिए, जिसमें चेहरा सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। अच्छा, डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं वो देखने के लिए, ठीक है। टेबल लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन, स्टीमर्स, सर्च लाइट में, लैंपों में बहुत सारे उपयोग इसके होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद कर लें, ठीक है। आगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को डिवाइड कर देता है, इधर उधर भेज देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पीछे लगा रहता है ये, और सड़क पर भी इसका उपयोग होता है। सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकते हैं इसमें हम, और बहुत ही छोटे दिखते हैं, इसीलिए हम इनको गाड़ियों के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि गाड़ियों के साइड में आपने दर्पण देखे होंगे, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीछे बड़ी बड़ी जो वस्तुएं होती हैं वो हमें एक छोटे आकार में आकर के दिखाई देती हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।